सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का संशोधित रूप है। ठीक है, इसमें आपको बता रखे थे कि वर्गों की संख्या 8 वर्ग होते हैं। ठीक है, और ये जो शून्य वर्ग है इसमें उत्कृष्ट गैसों को रखा जाता है। ये संशोधित रूप में रखा गया है, जो मेंडलीव थे उस समय वो नहीं रखे थे। ठीक है, फिर ये उसका संशोधित रूप है। दूसरा, अगर वर्ग हो गए और वर्ग, हर एक वर्ग में दो दो उपवर्ग है ना, यानी देख रहे ना, ए और बी, ए और बी, ए और बी, है ना। उसी तरह आवर्तों की बात करें तो इसमें 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन से वर्ग का क्या नाम है। इन वर्गों के नाम से भी इनको जान लेते हैं। अगर हम बात करें 1A को, तो 1A जो देखते हैं, 1A जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये वाला जो देख रहे हैं 1A मतलब पहले वर्ग का उपवर्ग A, यानी इसमें जो होता है ये क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं इसमें? क्षार धातु। इस वर्ग का ही नाम रखा गया है क्षार धातु है। ठीक है, चलिए ये क्षार धातु वाला वर्ग है। ठीक, दूसरा अगर बात करें उसी तरह 2A का, है ना, 2A का, 2A यानी ये वाला किसका? बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, देख रहे हैं ना, कैल्शियम, ये सब, ये वाला जो देख रहे हैं 2A, इसमें जो होती है इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें 1B का, 1B यानी ये वाला ना, कॉपर, है ना, सिल्वर और गोल्ड, ये वाला जो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये किसके रूप में यूज होते हैं? तो मुद्रा के रूप में यूज होते हैं, इसलिए इनका नाम है मुद्रा, है ना। चांदी और सोना का हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं? मुद्रा के रूप में ना, तो इनको कहा जाता है मुद्रा धातुएं। ये क्या होती है? मुद्रा धातुएं होती है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें 6A की, 6A ये वाला ना, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, ये वाला जो देख रहा है, तो 6A जो है इसको कहा जाता है चालकोजन वर्ग। इसको चालकोजन वर्ग कहा जाता है। उसी तरह अगर 7A की बात करेंगे, 7A ये वाला फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये देख रहे ना, तो है ना, ये वाला जो वर्ग होता है इसको कहा जाता है हैलोजेंस। ठीक है, इस वर्ग का नाम है हैलोजेंस। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें 0 की, तो ये जो बताए थे अक्रियशील गैस होता है, उत्कृष्ट गैस होता है ना, तो इनको क्या नाम दिया गया इस वर्ग को? उत्कृष्ट गैस वाला वर्ग। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर हम लोग बात करें 8 नंबर की, 8वें वर्ग की इसकी। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ना, तो ये 8वें को नाम दिया गया है प्लेटिनम धातु वाला वर्ग होता है। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर बात करें 3rd B के बारे में, देखिए 3rd B ये वाला ना, यहाँ देख रहे हैं ना, तो यहाँ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये देख रहे हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये देख रहे हैं ना, दो चीज। तो देखिए लेंथेनाइट का अलग से एक नाम दिया गया है यहाँ पे, इसमें इतने सारे तत्व आते हैं। एक्टिनाइट का भी इतने सारे तत्व आते हैं, तो इसमें इस वर्ग को लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं। यानी लेंथेनाइट्स, है ना, लेंथेनाइट्स हो गया, और इसको एक्टिनाइट्स वर्ग भी कहा जाता है, एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो ये दो वर्ग हैं, इसमें देखें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट वाला ये वर्ग होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें अब थोड़े इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, और इसी से हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो इनकी क्या क्या उपयोगिताएं रही हैं, इनसे क्या क्या हमें आधुनिक आवर्त सारणी में मदद मिला है इससे, उसके बारे में देखेंगे।
चलिए, तो पहली विशेषता क्या, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो नियमित अध्ययन में सुविधा, देखिए इससे नियमित अध्ययन में सुविधा क्या होगी कि इस सारणी की सहायता से, है ना, इस सारणी की सहायता से क्या हमें मदद मिली, तो इस सारणी की सहायता से तत्वों और उनके गुणों का अध्ययन करना काफी आसान हो गया है। ठीक है, इससे हमें बहुत सारे तत्वों के बारे में, जितने तत्व उस समय खोजे जा चुके थे, तो उसमें 63 ही तत्व थे, तो इससे हमें बहुत सारी मदद मिली। ठीक है ना, इससे इसके गुणों का अध्ययन करने में आसानी हुई। किसी भी वर्ग के किसी विशिष्ट तत्व तथा उनके यौगिकों के गुणों की जानकारी हो जाने पर इस वर्ग के अन्य तत्वों के और उनके यौगिकों के काफी हद तक हमें पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इससे। जैसे अगर मान लीजिए 1A के तत्व है, तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, इसमें से कोई भी एक का पता चलेगा, तो ये देखिए ये सब धातु है ना, ये सब धातु है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इनकी बातम कक्षा पे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अभी आगे आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इनकी संयोजकताएं समान होती है। ठीक है, तो इनके गुण का बारे में पता लग रहा है ना कि ये सब धातुएं हैं, एक ही गुण पता लग रहा है, एक ही जैसे गुण है। तो इससे सुविधा हुआ कि इस वर्ग के है तो एक ही जैसे होंगे, है ना। उसी तरह 7 वाले फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, क्लोरीन के बारे में पता चल जाएगा, तो बाकी के बारे में भी उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि नए तत्वों का पूर्वानुमान, मतलब इस सारणी में क्या किए थे मेंडलीव, तो मेंडलीव ने अपनी सारणी का निर्माण करते समय कुछ अज्ञात तत्वों के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। जैसे आप देखे थे ना कि, है ना, देख रहे हैं ना यहाँ पे ये दिया है, ये वाले इन सब स्थान पे स्कैंडियम के है ना, स्कैंडियम देख रहे हैं, जर्मेनियम देख रहे हैं और गैलियम देख रहे हैं, ये सब स्थान पे क्वेश्चन मार्क था। मेंडलीव के आसानी में क्वेश्चन मार्क था, लेकिन ये जो संशोधित रूप है इसमें देख रहे हैं ना, ये सब तत्व यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो इसका पूर्वानुमान ही लगा लिए थे, पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पे कुछ ऐसा तत्व होगा जिनका परमाणु द्रव्यमान इतना हो सकता है। ठीक है, तो वो सब जगह स्थान पहले से ही छोड़ रखे थे, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि आगे चल के इन तत्वों का आविष्कार होने पर इन रिक्त स्थानों के स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, इन्हीं रिक्त स्थानों पर रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने उन तत्वों और उनके यौगिकों के संभावित मुख्य गुणों को भविष्यवाणी भी कर दी थी। इनके पहले से परमाणु द्रव्यमान का यहाँ लिख दिया था, देखे थे ना आप पिछले वाले सारणी में, मेंडलीव की जो सारणी थी उसमें पहले ही वो पूर्वानुमान लगा के यहाँ क्वेश्चन मार्क देके और उनका द्रव्यमान लिख दिए थे, यानी कि आगे चल के उनका खोज हो सकता है जिनका गुण ये होगा। ठीक है, तो ये पहले ही इसके बारे में बता दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। तीसरा बात आता है कि परमाणु द्रव्यमान में सुधार, है ना। मेंडलीव के समय कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे, किंतु मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में उनके अन्य गुणों को ध्यान रखकर उन्हें उचित स्थान पर रखा था। ठीक है, बाद में इसी आवर्त सारणी के आधार पर उन तत्वों के ठीक ठीक परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए। ये जो देख रहे हैं ये आवर्त सारणी मेंडलीव की, इसी के आधार पे परमाणु द्रव्यमान का ठीक ठीक उसका द्रव्यमान का ज्ञात किया गया, उससे पता लगाया गया। ठीक है, तो जैसे अगर बात करें पहले किन किन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान गलत थे, तो अगर बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं बेरिलियम है आपका। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान पहले गलत था, पहले पूर्वानुमान था कि उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 4.5 होता है, लेकिन यहाँ 9 है, देख रहे हो ना, इसका सुधार किया गया। उसी तरह अगर बात करें तो गोल्ड जो देख रहा है ना, इसका भी परमाणु द्रव्यमान पहले गलत निकला था, लेकिन इन्होंने अपने आवर्त सारणी में इसका सुधार किया। तीसरा अगर बात करें इंडियम की बात करें तो इसका भी गलत था, इसमें इन्होंने सुधार किया। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान में भी ये सुधार किए, उसके बारे में अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके उसके बारे में लिखे। चौथी बात आती है तत्वों की संयोजकता के बारे में। तो देखिए आवर्त सारणी के किसी वर्ग के विशेष सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती है और किसी आवर्त में यह क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है। चलिए अगर हम बात करें इधर आवर्त में, यानी ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, इस आवर्त में देखेंगे तो क्रमिक रूप से परिवर्तित होगा। यानी कि देखिए लिथियम की बात करें तो आप लिथियम का पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1, इसकी संयोजकता 1 हुई। बेरिलियम की संयोजकता 2 होती है ना। और उसके बाद क्या है, बोरॉन है, इसकी 3 होती है। कार्बन है 4 होती है। फिर नाइट्रोजन है ना, इसका 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, इसका 2 हो जाएगा। फ्लोरीन है, इसका 1 हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ जो आवर्त में यह क्रमिक रूप से परिवर्तित है, यानी कि 1 से 4 तक पहले जाएगी, फिर 4 के बाद घटेगी, 1 से 4 तक जाएगी, फिर 4 के बाद घटेगी। और आवर्त सारणी में किसी वर्ग में बात करें, किसी वर्ग के जैसे इसमें बात करें तो लिथियम का भी संयोजकता 1, सोडियम की भी संयोजकता 1,
पोटेशियम की भी संयोजकता 1। देख रहे हैं इनकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसमें 2-2 हो जाएंगी, है ना। बेरिलियम की 2। तो अगर वर्ग में बात करें, बेरिलियम की 2 होगी, मैग्नीशियम की भी 2 होगी, है ना, कैल्शियम की भी 2 ही होती है। देख रहे हैं इनकी संयोजकता समान है। तो यानी वर्ग में जाइएगा तो संयोजकताएं समान आएंगी, और आवर्त में बढ़िएगा तो क्रमित रूप से परिवर्तित हो जाएगी, यानी 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। तो ये इन्होंने इसमें ये अपना सुधार किया था। ठीक है, तो तत्वों की संयोजकता में भी इन्होंने अपना सुधार करके लिखा था। अब इसके दोष के बारे में देखते हैं, और सॉरी, दोष जानने से पहले एक और बात आती है इसमें, उसको देख लेते हैं। अगली बात आती है आपकी अनुसंधान कार्यों में सहायता। देखिए इस आवर्त सारणी से बहुत सारा मदद मिला। देखे ना, यहाँ सबके गुणों के बारे में देखा जा सकता है आसानी से। यहाँ देख रहे हैं एक संयोजकता वाले, एक ही संयोजकता, यहाँ 2 संयोजकता वाले, यहाँ 3 वाले, इस तरह से देख रहे हैं। तो इसमें क्रमिक रूप से परिवर्तित हो रहा है, या इसमें ये धातु है ना। इसमें आपको बताया था ना, धातु या क्रियाशील गैस होते हैं। ये देख रहे हैं कॉपर देख रहे हैं, सिल्वर देख रहे हैं, गोल्ड देख रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो मुद्रा धातु होती है। तो ऐसे विशेष गुण वाले अलग अलग इसमें, इससे बहुत सारी सहायता मिली, है ना। कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के विशेष स्थान पर देखकर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस तत्व का अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार का संबंध है। देख रहे हैं ना, संबंध के बारे में पता चल रहा है। तो इसे रसायन विज्ञान में बहुत सारी वैज्ञानिकों से सहायता मिली। ठीक है, तो अब चलिए इस आवर्त सारणी के दोष के बारे में देखते हैं, यानी इसमें क्या क्या कमियां थी उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले दोष की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के स्थान के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। देखिए हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ वर्ग ए में रख दिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, इस कारण से इसमें रखा गया है। ठीक है, वर्ग 1 में रखा गया है। और ये भी देखा है कि ये क्षार धातु है ना, क्षार धातु वाले वर्ग, क्षार धातुओं का ना वर्ग है, तो इसलिए इसमें इसका भी गुण जो होता है क्षार धातुओं जैसा होता है। लेकिन ये तो धातु है नहीं ना, हाइड्रोजन तो धातु नहीं है, गैस है, तो इसलिए इसमें रखा गया है। लेकिन इसका स्थान यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बात करें 7A का, 7A जिसे हम लोग कहते हैं हैलोजन तत्व, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन जो है इसके भी सदृश होता है, यानी हाइड्रोजन उनका भी गुण प्रकट करता है। तो इसमें भी रखा जा सकता है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो सकता है। तो इसलिए यहाँ होगा कि यहाँ होगा, इसके लिए इसका स्थान अनिर्णित है। दूसरी बात करते हैं इसमें, दूसरा है दुष्प्राय मृदा तत्वों का स्थान। दुष्प्राय मृदा तत्व कौन होता है, तो जो आपका लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो समूह था, है ना, वो दुष्प्राय मृदा तत्व होता है। लेंथेनाइट देख रहे ना, और एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो इसका स्थान देखिए यहाँ पे रखा गया है। देखिए आप लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की बात करेंगे तो 3rd बी में, 3rd बी आपका ईयर है ना, 3rd बी याद है ना आपको। तो लेंथेनाइट है और एक्टिनाइट है। तो लेंथेनाइड में 57 से लेकर 71 यानी 6 सदस्य है इसमें, और एक्टिनाइट्स में भी आपके एक्टिनाइट्स में 7 सदस्य है। ठीक है, इसमें एक्टिनाइट्स में कितने को रखा गया है इस आवर्त में, तो 7 को रखा गया है। ठीक है, 7 सदस्य को रखा गया। तो अगर इसको क्रम में सजाइएगा तो सबकी संयोजकता, है ना, अगर इसकी बात करेंगे, इसकी इस तरह से जो देखेंगे तो इनकी संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो जाएगी ना। तो जब संयोजकताएं इनकी भिन्न भिन्न हो जाएंगी, तो जब संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो जाएगी तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा इस आवर्त सारणी का, क्योंकि एक वर्ग के तत्वों का संयोजकता समान होना चाहिए। इस वर्ग आवर्त सारणी के अनुसार ये ना होना चाहिए, लेकिन जब अलग अलग हो जाएगी तो इस आवर्त सारणी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, ये सब नियम गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से, या फिर कुछ ऐसे भी गुण होंगे जो अलग अलग होंगे, तो इसलिए इसका दोष हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये असंगत प्रतीत होने लगेंगे इनके तत्व। इसमें लेंथेनाइट के और एक्टिनाइट्स के क्रम में सजाया जाएगा तो वो असंगत प्रतीत होंगे, और इसलिए ये जो है इनका भी स्थान सही नहीं है। तीसरा दोष है कि तत्वों का असंगत युग्म। असंगत युग्म का मतलब है कि इसमें कुछ तत्वों में गड़बड़ी क्या की है, तो परमाणु द्रव्यमान के क्रम में नहीं सजाया गया था। तो यह लिखा हुआ है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया, किंतु कुछ तत्वों के लिए इस पद्धति का पालन नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर बात करें हम लोग, है ना, तो इसमें कुछ तत्वों की जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होंगे, शुरू में ही ज्यादा हो जाएंगे और बाद में कम हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, है ना, यहाँ देखिए आर्गन का 39.9 है ना, यानी परमाणु द्रव्यमान लगभग 40 है। और पोटेशियम का देखिए 39 है, यानी कि ये पहले आ रहा है तो इसका कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। ठीक है,
समझ रहे ना, देखना इसका ज्यादा है और इसका ही कम है, तो इसलिए ये स्थान जो है। अब देखिए दूसरा कोबाल्ट और निकल का देखिए, यहाँ देखना ना 58.9 और इसका 58.7, तो देख रहे हैं इसका ज्यादा है इसका कम है, तो ये उल्टा रखा गया है ना। चलिए, तो इस तरह से ये इनका तीसरा दोष हुआ। अगला दोष देखते हैं। चौथा दोष है कि कुछ समान तत्वों को अलग अलग रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया इस सारणी में। जैसे अगर बात करें तो आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को ये क्या किया है, अलग अलग रख दिए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए कॉपर देखिए और मरकरी देखिए, दोनों को अलग अलग वर्ग में रखे हैं, लेकिन दोनों के गुण लगभग समान होते हैं। और कुछ असमान तत्वों को, है ना, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया है। जैसे अगर बात करें, अगर हम लोग देखें सिल्वर का, अगर हम लोग देखें यहाँ देखिए सिल्वर है ना, कहाँ गया सिल्वर, ये रहा एजी, ये रहा सिल्वर, है ना, गोल्ड। तो इनके गुण जो होते हैं क्षार, ये क्षार धातु वाला ग्रुप है, 1A जो है क्षार धातु इसमें होती है। तो इसको, ये क्षार धातुओं से ये काफी भिन्न होने के बावजूद फिर भी इसको किस पे रखा गया, पहले में रखा गया। ये मुद्रा धातु में फिर भी इसको फर्स्ट में ही रखा गया। ये काफी भिन्न है ना इन सबसे, सिल्वर और कॉपर जो है, सिल्वर हुआ या फिर ये आपका गोल्ड हुआ, ये सब क्या है, काफी भिन्न है क्षार धातुओं से, लेकिन फिर भी इसको इसी ग्रुप में रखा, इसी वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अगला दोष देखते हैं। अगला दोष है समस्थानिकों का स्थान। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसमें समस्थानिक आपको पता ना, जिनका परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है, वो समस्थानिक होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई स्थान इन्होंने निश्चित नहीं किया है। अगली बात आ जाती है कि 8वें वर्ग में जो देखना है, तीन तीन तत्वों को एक साथ रखिए। 8वें वर्ग में यहाँ देखिए तीन तीन तत्वों को रखे ना एक साथ, तो ये क्यों रखे हैं, हर एक में तो दो दो ही उपवर्ग है ए और बी, लेकिन इसमें तीन क्यों हो जा रहा है। तो इससे क्या होती है कि अनियमित आ गया कि इसमें दो दो है, इसमें तीन क्यों हो जा रहा है, थोड़ा भिन्न आ जा रहा है ना, तो इससे अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा अजीब लगता है आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये इनका छठा दोष है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी होता क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे और उसमें समझेंगे बढ़िया से उसको। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी, जो आप देखे थे ना मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो संशोधित रूप था, है ना, उसे प्रस्तुत किया गया है, जो आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं ना। तो ये परमाणु संख्या के आधार पर, और इसमें जो है 118 तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, सभी तत्वों को इसमें शामिल कर दिया गया है। और इसी सारणी को क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ या वृहत रूप भी कहते हैं। तो चलिए इस सारणी को हम लोग पहले देखते हैं, उसमें समझ लेते हैं क्या क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं क्या है, आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हमको समझना होगा ढंग से। चलिए, तो इस चीज को समझते हैं। तो पहली बात आती है कि यहाँ देखिए वर्ग होता है, यहाँ 1 से 18 तक, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। तो ये वर्ग 18 क्यों हो गए हैं, तो जैसे आप देखे थे ना उपवर्ग जो ए और बी होते थे, ठीक है, इसके पहले जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी का जो रूप देखे थे उसमें ए और बी जो आते थे ना उपवर्ग, तो उन्हीं को हटाकर इनको अलग अलग करके, इन ए और बी को अलग अलग करके 18 इसे वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। और इसमें जो आवर्त होते हैं, ये देखिए आवर्तों की संख्या 7 ही है और वर्ग कितने हो जाना है, 18 हो जाना है। ठीक है, समझ गया। चलिए अब इसमें बात करें तो इसमें जो ये व्हाइट वाले देख रहे हैं, जो व्हाइट वाला भाग देख रहे हैं, ये सभी धातुओं के लिए दिखाया गया। एल्युमिनियम, ये जर्मेनियम, ये देख रहे हैं जो भी लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम, ये सब जो देख रहे हैं व्हाइट वाले, ये धातुओं के लिए है ना। और ये जैसे ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इस तरह की जो रचना देख रहे हैं, ये जैसे ये देख रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जो देख रहे हैं ये किसके लिए है, तो ये सब अधातुएं हैं। ठीक है, यानी कि ये सब अधातु है। तो अधातुओं की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अधातु है। इसमें आपको 11 अधातुएं दिख रही है और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, धातु है। ठीक है, उसी तरह अगर संक्रामक तत्व की बात करें तो संक्रामक तत्व की बात करें यानी जो संक्रमण कर लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो संक्रमण तत्व ये होंगे, है ना, देखना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, है ना, क्रोमियम, ये सब जो देख रहे हैं ये संक्रमण तत्व है, यानी ये संक्रमण करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और उपधातु की बात करें तो उपधातु कौन है आपके, तो उपधातु है ये आपके ये वाले, देख रहे हैं ना, बोरॉन, सिलिकॉन, है ना, ये सब जो देख रहे हैं ये वाले जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, उपधातु है। ठीक है, ये सब उपधातु है।
ठीक है। और उत्कृष्ट गैस की बात करें तो ये वाले जो होते हैं, ये 18वां वर्ग जो है आपका, ये उत्कृष्ट गैस का है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये सब क्या है, उत्कृष्ट गैस है। समझ गए। अब देखिए इसमें जो लिखा गया है, ये जो ऊपर जो अंक दिया गया ये है परमाणु संख्या। ठीक है, और नीचे जो दिया गया है वो उसका परमाणु द्रव्यमान है, और बीच में उस तत्व का संकेत है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ऊपर परमाणु संख्या, नीचे परमाणु द्रव्यमान, और बीच में उस तत्व का संकेत दिया गया। इसी तरह इसमें दिया गया है। जैसे अगर बात करें बोरॉन की, तो इसका परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान लगभग 11 है, और इसे संकेत बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और इस आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो कुल 7 आवर्त हो रहे हैं। ठीक है, और पहले आवर्त में कौन कौन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ठीक है, ये 2 तत्व है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व है, 1 2 ऐसे ही 8 तत्व है। ठीक है, तीसरे आवर्त में कितने हैं, 8 है। उसके बाद चौथे में 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18 है ना। और ये पांचवा जो है, पांचवा जो देख रहे हैं पांचवा, तो पांचवे में कितने हैं, इसमें भी 18 तत्व है। लेकिन इसके बाद छठा और सातवें की बात करें तो यहाँ देखिए 2 आ जाता है, इसमें भी लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स समूह आ जाता है। इसमें 32 ये भी शामिल हो जाएंगे ना, यहाँ तक ये सब भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी 32 तत्व है, और इसमें भी 32 तत्व है। तो इसमें 32 तत्व होते हैं। ठीक है, समझिए। और बाकी सब में यहाँ 4 से लेके 4 5 में, 4 और 5 में 18, एक में 2 रहता है, और दूसरे में कितना है, 8 है, तीसरे में भी 8 है। यानी पहले में कितना है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, और चौथे में 18, पांचवे में भी 18 तत्व है, और छठे आवर्त में कितने हैं, तो 32 है। और उसी तरह अगर हम लोग लास्ट ये जो आपका देख रहे हैं सातवां, तो सातवां में सॉरी सप्तम में आपके कम होंगे ना, है ना, 25 तत्व होंगे, क्योंकि देखिए ये घट जा रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, इसको ध्यान देंगे, इसमें कितने हैं, 25 तत्व, ये सब यहाँ से गायब है ना यहाँ। ठीक है, लेकिन अभी जो है उसमें 118 आ गया है ना, ये अभी अब 111 दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें 118 तत्व ना शामिल हो गए, है ना। ये आपका पहले का एडिशन का है ये बुक जो है, तो इसमें भी 32 ही लेंगे। ठीक है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, 32 ही होंगे। या आगे संशोधित रूप में, यहाँ जो संशोधित किया गया है आगे 2016 के बाद जो बुक आएंगे पब्लिश होंगे, उसमें देखिए 118 तत्व यहाँ दिखाए गए हुए। ठीक है, तो इसमें भी 32 ही तत्व को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो छोटे देख रहे हैं, ये जो छोटा जो आवर्त देख रहे हैं, जिसमें इसमें देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लोग देख रहे हैं सबसे छोटा ये हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो छोटा है लिथियम वाला है, ये दूसरा आवर्त है और तीसरा आवर्त है। तो द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व है, इसलिए इनका नाम दिया गया है लघु आवर्त। इनको क्या कहेंगे, लघु आवर्त के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी से उनको दीर्घ आवर्त करते हैं, है ना। और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये अति लघु आवर्त है। ठीक है, इनको अति लघु आवर्त, इसको लघु आवर्त, और ये जो है 4 5 6 7 ये सब क्या होते हैं, दीर्घ आवर्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो देख रहे हैं ये 13 से लेके 17 तक, 13 से लेके 17 तक जो देख रहे हैं, 13 से लेके वर्ग 17 तक जो होते हैं, इसमें सामान्य तत्व होते हैं। इसमें कितने कैसे तत्व होते हैं, सामान्य तत्व होते हैं। ठीक है, सामान्य तत्वों को रखा गया। उसी तरह यहाँ देखिए, और हम देखेंगे कि यहाँ 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक, तो ये सब क्रियाशील होते हैं ना, ये क्रिया जल्दी से करते हैं, यानी इनका संक्रामक तत्व है ना, संक्रमण तत्व इनको कहा जाता है, ये संक्रमण तत्व है। ठीक है, इनमें संक्रमण तत्व को कहां से रखा गया है, तो 3 से लेके 12 तक, है ना। वर्ग 1 की बात करेंगे तो वर्ग 1 में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या है, क्षार धातु है। जैसे उसमें भी था ना मिडली वाले में भी, ये क्या है, क्षार धातु है, ये है आपकी क्षार धातु है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन क्षार धातु में नहीं आता है, ठीक है, ऐसे इसको छोड़कर क्षार धातु होंगी। ठीक है, उसी तरह जो दूसरा वर्ग है, तो दूसरे वर्ग में किसको रखा गया है, तो क्षारीय मृदा धातु है ना, क्षारीय मृदा धातु इसमें होती है, क्षारीय मृदा धातु होती है। ठीक है, और 17 के बाद ये जो 18वां देख रहे हैं, ये क्या है, अक्रियशील गैस है ना, यानी कि है ना, उत्कृष्ट गैसों को इसमें रखा है, उत्कृष्ट गैसों को इसमें रखा गया है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब इस पे आगे देखते हैं।
और ये जो नीचे देख रहे हैं है ना, ये आप जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स देख रहे हैं, नीचे दो कतार देख रहे हैं, ये वर्ग 3 के हैं ना, ये वर्ग 3 के हैं, देख रहे हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये जो दोनों क्या है वर्ग 3 के हैं। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें देखा जाए कि इसमें धातु और अधातु को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया ना, ये धातु है, ये अधातु है, और बीच में देखिए ये क्या है उपधातु है। उपधातु इसमें कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम है ना, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ठीक है, तो और क्या है, टिलोरियम है, ये टिलोरियम है, और इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है पोलोनियम। ठीक है, ये पोलोनियम है। तो इस तरह से ये जो बीच में उप धातु से अलग कर दिया गया धातु और अधातु को, ये सीढ़ी नुमा देख रहे ना, ये जो स्टेप देख रहे हैं, ये सब क्या है, तो उप धातु है, ये वाले धातु है और ये वाले अधातु, तो इनको अलग ही कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां से समझ गए। अब इस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, इनमें 4 ब्लॉक बनाया गया है। तो इसमें कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, तो पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक होता है। तो इस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, तो इस ब्लॉक की बात करें तो वर्ग 1 और 2 को, ये जो वर्ग 1 और 2 कह रहे हैं, ये वर्ग 1 और 2 जो है ये एस ब्लॉक होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग बात करें वर्ग पी ब्लॉक की, तो 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक, ये जो 13 से लेके 18 तक देख रहे हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, देख रहे हैं ना, पी ब्लॉक। ठीक है, और है ना, ये जो है एस ब्लॉक है 1 और 2। फिर उसी तरह डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक की संक्रमण तत्व जो है यानी कि 3 से लेके 12 तक जो है वो डी ब्लॉक होता है। ठीक है, और अगला आता है आपका एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के जो ये अलग से दिख रहे हैं ना, है ना, अंतर संक्रमण तत्व यानी कि ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि लेंथेनाइट समूह और एक्टिनाइट समूह वाले जितने भी तत्व हैं ये क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। दो जो कतार दिख रहे हैं। अब इसमें जान लेते हैं संश्लेषित तत्वों के बारे में। तो ये जो यूरेनियम देख रहे हैं, यूरेनियम के आगे के जो भी तत्व है, ठीक है, इसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। तो ये सब जो होते हैं संश्लेषित तत्व होते हैं। और इसमें और बात करें, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग टेक्नेशियम, है ना, टेक्नेशियम की बात करें तो देखिए टेक्नेशियम कहाँ है आपका, तो ये रहा ना आपका टेक्नीशियम, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना टेक्नीशियम। ठीक है, तो ये है टेक्नीशियम है। और अगर दूसरी बात करें टेक्नीशियम की, और ये जो पीएम लिखा है, पीएम को कहा जाता है प्रीमेथियम। तो इन दोनों को छोड़कर, है ना, इन दोनों को छोड़कर इसके बीच के जितने भी यूरेनियम तक के तत्व है ना, ये सभी प्रकृति में उपलब्ध है, ये सारे तत्व प्रकृति में उपलब्ध है। और इन दोनों को कैसे तैयार किया जाता है, तो ये दोनों रेडियो सक्रिय तत्वों के विखंडन से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, तो टेक्नीशियम और प्रोमेथियम, ये दोनों जो होते हैं रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थे उसका बहुत सारे दोषों का निवारण करके इसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान के स्थान के हिसाब से इसमें सजाया गया है, और इसमें सारे तत्वों को शामिल कर दिया गया है, 118 तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें सारी कमियों को इसमें दूर कर दिया गया है। आप देखेंगे तो इसमें समस्थानिकों के लिए निश्चित स्थान दे दिया गया। तो इसमें समस्थानिक के लिए अगर बात करें तो समस्थानिक के लिए जो स्थान आप देखे थे ना वो किसमें, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, तो उन्होंने समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दिया था, लेकिन उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। लेकिन हम लोग यहाँ किसमें सजाए हैं, परमाणु संख्या के आधार पर सजाए। तो परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या अगर किसी समस्थानिक की बात करें तो परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है, तो इसमें स्थान छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो संख्या तो परमाणु समस्थानिक की परमाणु संख्या जो होती है वो बदलती नहीं है, खाली परमाणु द्रव्यमान बदलता है, इसलिए इसमें कोई स्थान छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो इसमें देखिए पहले जैसे ही यहाँ पे भी वही चीज किया गया है कि आर्गन का देखिए 39 द्रव्यमान है 39.94, है ना, और अगर उसी तरह अगर बात करें पोटेशियम का तो वही है 39.98। तो इसके लिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे आप मेंडलीव वाले में था उसी तरह इसमें भी वैसे ही छोड़ा गया है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे आप कोबाल्ट का भी देख सकते हैं और निकल का भी देख सकते हैं, इसका 58.933 है, इसका 58.693। तो ये द्रव्यमान के आधार पर इसमें सजाया ही नहीं गया, हम लोग परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है, तो ये आपकी कमी नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग संख्या के आधार पर सजाया, इसलिए समस्थानिकों के लिए भी कोई स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है, और इसमें बहुत सारा इसमें सुधार हो गया। ठीक है,
तो आगे हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग इसी पे एंड कर देते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।